वहीं फंक्शनल एरियाज़ जो हैं ब्रेन के, कोर्टेक्स के, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। तो ये 3 है, एसोसिएशन, मोटर एंड सेंसरी। मोटर क्या थे कि जब यहाँ पे एक्साइटेशन की गई तो देखा गया कि उनकी वजह से स्टिमुलेशन हुई और उन्होंने आगे स्केलेटल मसल्स वगैरह की कंट्रैक्शन कराई। जब ब्रेन के इन एरियाज़ को स्टिमुलेट किया गया तो इन्हें मोटर एरियाज़ का नाम दिया गया। कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे मोटर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रोड्स ने नोटिस की जब भी कोई सेंसरी स्टिमुलस दिया गया तो इन्हें किया गया सेंसरी एरियाज़, और जिन्होंने इन दोनों को नहीं किया तो उन्हें एसोसिएटेड एरियाज़ का नाम दिया गया कि ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेस को और जो सोर्स है इनको आपस में इंटीग्रेट और एनालाइज करते हैं। तो ये हम फिजियो में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसमें किस तरह से डिवीजन है हर एरिया की, जो कुछ फेस से, कुछ टंग से और कुछ लेरेंक्स से, जैसे लिप्स की इतनी सारी डिवीजन है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली में ये फिगर। तो देखो, हमने जो दिमाग को काटा इसके डिफरेंट एरियाज थे तो उन्हें नाम दे दिया। अब इन्हें याद करने का तरीका भी बताती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आप लोग लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और 11वां कहाँ है? 11वां ये दिमाग की दूसरी साइड बाहर वाली सरफेस पे 11। सो इसी तरह इन्हीं की जो अपोजिट सरफेसेस हैं, जैसे ये ग्रीन येलो, तो वहाँ पे देखो 1 2 3 4 6 8 5 7 वही सारा है। तो हमारे 11 इलाके हमने देख लिए ब्रेन एरियाज। नेक्स्ट देखो 17 18 19, 17 18 19 20, फिर 23 24 25 26 27 28 31 37 38 ये लेते हैं जो नहीं कवर हुए। और इसी तरह यहाँ पे एरियाज़ देखें, यहाँ पे 9 10 11 45 44, और ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया, इसे कहते हैं ब्रोकाज एरिया। और ये जो एरिया ना आगे, इसे कहते हैं फ्रंटल फील्ड एरिया, ये ऑडिटरी एरिया। और यहाँ पे ये जो है 40 और 39 वर्निक्स एरिया यहाँ पे दरमियान में होता है। अब इनकी क्या वजह है, इनको क्या पढ़ने की ज़रूरत है? तो इनको पढ़ने की ये ज़रूरत है। ये देखो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, इनमें एक्चुअली भी जो लोब्स हैं उसके उनके हिसाब से एरियाज़ हैं। फ्रंटल लोब में सबसे पहले है मोटर एरिया, जो एरिया होता है 4। तो 4th एरिया कहाँ है? यहाँ है। ये कंट्रोल करता है, ये प्री सेंट्रल गायरस के एरिया में है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और अगर ऐसे एरिया में लाइन हो जाए तो जैक्सोनियन फिट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इसका एक, अब ये देखो 4th ये सारा रीजन है, इसमें से कोई इस एरिया में या इस एरिया में जो लाइन हो जाए तो ये जोन सा हमारा हिस्सा कंट्रोल करेगा, चाहे वो उंगलियाँ होंगी, उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स आएंगे जिसे हम कहते हैं जैक्सोनियन फिट्स पढ़ते हैं। दूसरा एरिया है प्री मोटर एरिया, एरिया नंबर 6। तो 6 कहाँ पे है हमारा? यहाँ पे है ना, ये 6 एरिया। तो ये क्या करता है, पोस्टीरियर पार्ट जो है मिडल, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर फ्रंटल गायरा का है, ये कंट्रोल करता है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम को, और ऑफन ये पैरामिडल सिस्टम के साथ मिक्स होता है। फ्रंटल आई एरिया हमने बात की है, ये 6वां और 8वां इलाका है। और ये क्या कराता है, ये कंट्रोल करता है हॉरिजॉन्टल कंजुगेट मूवमेंट ऑफ आइज। तो अगर ये मुतासिर हो जाए तो पेशेंट की जो कंजुगेट मूवमेंट्स है ना, ये वाली, ये सारी मुतासिर हो सकेंगी। मतलब उसने अगर एक साइड पे देखना है तो उसे पूरी गर्दन ही हिलानी पड़ेगी, वो यूँ बैठे बैठे नहीं देख सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 एरिया इंपॉर्टेंट, मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया इसका नाम है। 44 45 एरिया, दिस ये क्या करता है जनाब, ये जो है स्पोकन स्पीच को कंट्रोल करता है। और अगर ये ना हो तो फिर एफेजिया हो जाता है, जिसमें बंदा बोल ही नहीं सकता, उसे एक्सप्रेसिव एफेजिया कहते हैं। दूसरा प्री फ्रंटल एरिया, जिसमें 9 10 11 12 आ गया। तो अब ये जो एरिया है ये क्या कंट्रोल करता है, हमारा जो इमोशंस को, कंसंट्रेशंस को, अटेंशन, जजमेंट, इन सब को। तो मतलब अगर ये इलाका मुतासिर होता है तो क्या, ये देखो ये है ना 9 10 11, तो यहाँ 7 में 12 भी होगा। तो ये सारी कॉन्शियसनेस सारी ख़त्म हो गई और इससे बंदा अपनी ओरिएंटेशन लॉस कर देता है।
पेराइटल यानी सेंसरी एरियाज़ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले एरिया 1 to 3 कहाँ है एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया 1 to 3 है ना। तो ये जो एरिया 1 to 3 है ये कहाँ है, पोस्ट सेंट्रल गायरस में है। और इसने क्या एक्सटीरोसेप्टिव और प्रोप्रियोसेप्टिव है। एक्सटीरोसेप्टिव मतलब टच, पेन, टेम्परेचर को, और प्रोप्रियोसेप्टिव जो है उसने जो है लोकेशन उनको किया। तो अब अगर ये ना हो तो जितनी भी इम्पल्सेस इन्हें अप्रिशिएट करा था लूज़ हो गई सारी। सेंसरी एसोसिएटिव एरिया ये है स्टीरोग्नोसिस। स्टीरोग्नोसिस है कि मतलब मेरी आंखें बंद भी है तो जैसे मैं अगर इस चीज़ को पकड़ती हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि इसकी ओवल शेप है, स्मूथ सरफेस है, ये किस किस्म की चीज़ है। तो अगर मेरा जहन इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है उसके साइज, शेप, टच, सिर्फ टच पे, तो इसे कहते हैं स्टीरोग्नोसिस या सेंसरी स्पीच कहते हैं। ये ना हो सके तो एस्टीरोग्नोसिस होगी, सेंसरी एफेजिया होगा। उसने हाथ में तो स्केल पकड़ा होगा लेकिन पूछेगा ये डंडा कौन सा है, इस तरह करके। वर्निक्स एरिया द अदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे सेंसरी लैंग्वेज एरिया भी कहते हैं। ये है एरिया 22। अब जनाब इसने क्या कंट्रोल किया, इसने सेंसरी स्पीच को कंट्रोल किया, सेंसरी एफेजिया कराया। मतलब ये जब बंदा बोलता है तो जब उसने ना करना है तो उसके साथ एक आँखों के, उसके जो चीक्स हैं उन सब मसल्स की भी चेंज होगी। तो वो कर तो हाँ या ना रहा होता है लेकिन फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ में होता है। तो ऐसे क्यों कहते हैं रिसेप्टिव एफेजिया। वो एक्सप्रेसिव एफेजिया था, ये रिसेप्टिव एफेजिया क्योंकि एक्सप्रेशन से इन्वॉल्व है। और अगर इन दोनों में मुतासिरा हो जाएं तो इसे कहते हैं ग्लोबल एफेजिया, क्योंकि ना बंदा बोल सकता है ना वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करके बता सकता है कि उसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीपिटल में वियोलो स्ट्राइएट एरिया। तो 17, अच्छा देखो 17 जो है वो वियोल एरिया या स्ट्राइएट एरिया है, और जो 18-19 है वो सेकेंडरी वियोल एरिया या वियो साइकोपैथिक एरिया है। तो ये हैं हमारे एरियाज़ 17, 18 और 19। तो अब इन्होंने फिर क्या कंट्रोल किया, उसने कंट्रोल किया जो आइसोलेटेड विजुअल इंप्रेशन थे, जैसे कलर क्या है, उसका साइज़, फॉर्म, मोशन क्या है। तो अगर ये ना हो तो होमोनाइमस हेमियोनोपिया हो जाएगा। और दूसरे ने क्या किया कि जब उसने कोई चीज़ देखी तो उसने कहा कि मैंने जहन में दौड़ाई, फ़ौरन से पुरानी पिक्चर, स्क्रीनशॉट सारे देखे कि पिछली मेमोरी में ऐसी कोई चीज़ है। तो अगर वो किसी चीज़ को देख के पहचान लेता है तो दिस इज़ द सेकेंडरी विजुअल एरिया। प्राइमरी विजुअल एरिया कि उसने इस चीज़ को देखा और उसने समझा कि ये बॉल पॉइंट है। सेकेंडरी विजुअल एरिया, हाँ मैं इसको पहले देख चुका हूँ, ये बॉल पॉइंट ही होती है, इससे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेकेंडरी विजुअल एरिया हो जाए तो विजुअल एगोनोसिया हो जाएगा। मतलब ये कि वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकेगा जो ऑब्जेक्ट्स को है उनकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे। नेक्स्ट अब ये देखो, ये है ऑडिट्रो सेंसरी एरिया 41-42 है और इनका सेकेंडरी एरिया है 22। तो ये क्या करवाता है हमारा, ये हमारा यहाँ पे देखो आइसोलेटेड ऑडिटरी एक्सप्रेशंस एंड लाउडनेस, क्वालिटी और पिच। और ये क्या कराता है उसके साथ इम्प्रेशन विद पास्ट मेमोरी। मतलब अब उसने जैसे एक की आवाज़ आई कि जनाब बाहर उठ के दरवाज़ा बंद कर लें, तो उसने लिखा कि क्या मैंने ऐसी आवाज़ कभी सुनी है, तो याद है हाँ हमारा जो है मुलाजिम है वो कह के जाता है रात को। तो अगर इसमें हो जाए तो ऑडिटरी एगोनोसिया हो जाएगा। तो हमने ये एरियाज़ और ये इनके फंक्शंस देखे। इसके अलावा कुछ और कॉर्टिकल एरियाज़ हैं, ये मैंने स्नेल से लिखा है। एक होता है टेस्ट एरिया, जिसे एरिया 43 है। ये क्या कराता है, ये लोअर एंड ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस पे होता है, ठीक है, टेस्ट को ये सेंस करता है। फिर है वेस्टिबुलर एरिया, ये नियर पार्ट है जो पोस्ट सेंट्रल गायरस का है, जो कि फेस की रिकॉग्निशन के साथ इन्वॉल्व है, उसके करीब होता है। और ये क्या करता है, पोजीशन और मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक जो है, स्पेस में सर घुमाना है, सीधा रखना है, ये इसको कंट्रोल करता है। वेस्टिबुलर एरिया, जैसे हमारे ईयर के अंदर वेस्टिबुलम होता है ना, वैसे। इंसुला क्या है, ये लेटरल सर्कस के अंदर बरीड होता है और ये प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करता है विद द आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर स्पीच। यहाँ पे देखो हमने कहा कि बोलना, उसके साथ हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस। तो इंसुला ने उसके साथ क्या कंट्रोल किया कि जो हाथ में हाथ हिलाया, कोई चीज़ उठाई, कोई चीज़ रखी, अपने कपड़ों को पकड़ा बात करते हुए, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये इंसुला ने कंट्रोल किया। अब इनकी लायंस देखते हैं कि प्राइमरी मोटर एरिया जो है, अगर उसमें लायन हो जाएगी
तो अब उसमें अगर एक जगह पे लाइन होती है तो हमने क्या पढ़ा है कि उससे जैक्सोनियन एपिलेप्सी या जैक्सोनियन फिट्स पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर सप्लीमेंटल मोटर एरिया 6 में हो तो क्या होगा, एपारेक्सिया, मतलब ये कि पेशेंट के जो वो स्किल्ड मूवमेंट्स हैं, जैसे किसी ने बनाया, वो कोई फूल बनाएगा या बॉल पॉइंट से लिखेगा तो वो ई नहीं लिख सकेगा, वो उसे सी लिख देगा इस तरह। या फिर वो कहते हैं कि अगर उसका ये राइटिंग से ज़्यादा मुतासिर हो तो इसे एक ग्राफिया कहेंगे, और वैसे स्किल्ड मूवमेंट के मतलब इस चीज़ को, बॉल पॉइंट को यहीं पे आके पकड़ना है तो ये मुतासिर हो तो इसे एपरेक्सिया कहेंगे। फ्रंटल आई फील्ड तो इससे डेफिनेटली आई की जो कंजुगेट मूवमेंट हमने कहा है। स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया, ये एफेजिया से होगा। और अगर वर्निक और ब्रोकिया दोनों मुतासिर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिसेप्टिव एफेजिया या ग्लोबल एफेजिया। और अगर वर्निक के साथ सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस या आर्क्वेड फेसिकुलस जो है मुतासिर हो तो क्या होता है, जारगोन एफेजिया। इसमें क्या है कि बंदा बोलता तो बहुत है, फ्लुएंटली बोलता है, लेकिन अनइंटेलिजिबल, मतलब ये कि वो बोलता है तो ये क्या, मतलब वो बोली जा रहा है लेकिन किसी और को समझ नहीं आ रही कि उसने क्या बोला है, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव लेयन अगर हो पोस्ट पेराइटल लोब में तो वो डिवाइड करता है वर्निक एरिया और वियल एसोसिएटिव एरिया को। तो जिसकी वजह से क्या है कि उसने वर्निक ने बोलना है, उसने देखना है, तो वो देखेगा तो पढ़ेगा ना। तो अब क्या होगा, एलेक्सिया, बंदा पढ़ नहीं सकेगा, और एग्राफिया, वो लिख नहीं सकेगा। तो इसके अलावा हमारा टॉपिक है इसमें कार्डियक डोमिनेंस, सेरिब्रल डोमिनेंस, सॉरी। तो सेरिब्रल डोमिनेंस से हमारे 2 हेमिस्फेयर्स हैं, और हमें पता है कि हमारा जो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में 80 से 95% में लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है वो होता है। तो अब लेफ़्ट हेमिस्फेयर राइट साइड को कंट्रोल कर देता है, तो लोग क्या हैं, राइट हैंडेड। वो क्या, उनका दिमाग चलता है वर्बल, मैथमेटिकल, एनालिटिकल, कॉन्शियसनेस से। अगर राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंट हो तो फिर बंदा क्या होगा, लेफ़्ट हैंडेड होगा। उसका दिमाग ज़्यादा चलेगा ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, सिंथेसिस, स्पेशल कॉम्प्रिहेंशंस में, फेसेस, फिगर्स, इमोशंस के साथ। जो नेगेटिव इमोशंस है ना, उनकी एसोसिएशन वो कहता है कि राइट से है, और जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनकी एसोसिएशन लेफ़्ट से है, प्रीफ्रंटल एक्टिविटी से। तो वो कहते हैं ये बिल गेट्स, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, ये सब लेफ़्ट हैंडेड थे। डिस्क्रिमिनेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं कि सेंसरी में सिर्फ एक चीज़ को देखना नहीं होता, बल्कि उसका स्पेशल रिलेशन, उसकी शेप, उससे सारा कुछ रिस्पॉन्स, उसका ग्रेडेड रिस्पॉन्स, उनकी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंस, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। अब इस एक टेबल में उसने सारा समराइज़ किया हुआ है कि जब फ्रंटल एरिया है वो पर्सनैलिटी, इमोशनल कंट्रोल, इन सब से एसोसिएटेड है। तो अगर इसमें कोई डैमेज होगा तो बंदा जो है कोई काम शुरू नहीं कर सकेगा, उसका बहुत एंटी सोशल बिहेवियर होगा, मेमोरी इम्पेयर हो जाएगी, इनकॉन्टिनेंस होगी। पेराइटल के 2 हैं लोब्स, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है नॉन डोमिनेंट। अगर नॉन डोमिनेंट जो है मतलब तो क्या होगा, वो फेसेस को रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा। और अगर डोमिनेंट मतलब ये कि हमारा जो है लेफ़्ट हेमिस्फेयर, तो वो लैंग्वेज, कैलकुलेशन, एनालिटिकल, इन सब में मुतासिर होगा। तो अगर फेसेस रिकग्नाइज ना करेगा तो स्पेशल डिसओरिएंटेशन होगी, उसे वो फेसेस नहीं समझ सकता। और अगर ये सब हो जाए तो क्या है, फिर वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसे जो है चीज़ देख के पहचानी नहीं जाती वगैरह आ जाएगा। टेम्पोरल में भी हो गए डोमिनेंट लोब का या नॉन डोमिनेंट का। डोमिनेंट हुआ तो लैंग्वेज, वर्बल मेमोरी, ऑडिटरी परसेप्शन। नॉन डोमिनेंट हो तो ऑडिटरी परसेप्शन। तो इससे क्या हुआ, रिसेप्शन एफेजिया या फिर डिसलेक्सिया, वर्बल मेमोरी इम्पेयरमेंट वगैरह। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो विजुअल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, तो इससे वियोलोज या एग्नोसिया हो जाएगा। यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अल्जाइमर जो है उसमें पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पल ज़्यादा मुतासिर होता है। तो ये देखो, ये है नॉर्मल ग्रे मैटर और उसके ऊपर नॉर्मल एराक्नॉइड विलाय। जब अल्जाइमर्स है उनमें देखा गया तो उसका ग्रे मैटर भी थिन हो जाता है और साथ में उनके जो एराक्नॉइड विलाय हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और उनकी जो स्पेस है इन दोनों के दरमियान में वो भी इनलार्ज हो जाती है। इसके क्लिनिकल्स जो हैं उसमें बस ये एपिलेप्सी या स्लीप देख लें, बाकी सब चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा न्यूरो ख़त्म हुई।